Hello and welcome to our channel Kota Career Point. Myself Mahendra Singh Naruka, Faculty of Social Science. In this video I am going to discuss about agriculture in India. मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स रिसेंटली कंप्लीट किए हैं और ज्योग्राफी का 1 चैप्टर कंप्लीट किया है. दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एग्रीकल्चर इन इंडिया. बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये 3 मार्क्स का आता है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं. This video is going to be very informative and knowledgeable, so please keep watching this video till the last minute. इस वीडियो में आप अंत समय तक बने रहिएगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है ये. So let's start. That is the first topic, introduction of agriculture in India, agricultural practices in India. आप यहाँ बाईं तरफ एक इमेज में देख सकते हो डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर डिनोट किया गया है. एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए. क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ये हमारे लिए फूड प्रोवाइड करवाती है, ये हमारे लिए मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाती है, ये हमारे लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाती है, ये बेस फॉर्म करती है मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेड का, कॉमर्स का. ओवरऑल ये पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को चलाने वाली एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर. तो इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है. बेसिकली ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी आता है. जैसे कि आपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 9th क्लास के सिलेबस में 17 चैप्टर था, यानी इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर था एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि. ये चैप्टर उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सपांशन है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. इंडिया एक एग्रारियन कंट्री है, यानी कि एग्रीकल्चरल कंट्री है. आप इस बात को इन नीचे 2 आंकड़ों से समझ सकते हो कि 54.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर इन डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि भारत के अंदर 54.6% कुल जनसंख्या का कृषि पर सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है. मतलब 100 में से लगभग 55 लोग सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं. उनकी आजीविका, उनकी रोज़ी रोटी कृषि से चलती है, एग्रीकल्चर से चलती है. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, 17.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर. यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे देश की जो जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी का 17.5% हिस्सा, एग्जैक्टली कहें तो 17.4% हिस्सा जो है वो हमारे देश का जीडीपी का हिस्सा जो है एग्रीकल्चर से निकल कर आता है. एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र उसे तैयार करके देता है. एग्रीकल्चर क्यों परफॉर्म की जाती है? बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ नीडेड टू अर्न लाइवलीहुड. हमारी आजीविका के लिए, हमारी लाइवलीहुड के लिए, रोज़ी रोटी के लिए एग्रीकल्चर की जाती है. यहाँ पर फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज़ एज वेल एज कमर्शियल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए भी, कमर्शियल यूज़ के लिए भी, मतलब अपने परिवार की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करते हैं, दे ग्रो फूड क्रॉप्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. और इसके अलावा कमर्शियल यूज़ से क्या होता है? कमर्शियल यूज़ क्या है? सेलिंग ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. जो एडिशनल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उसको बेच देना और उससे डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो ऑब्टेन कर लेना. so as to obtain things of daily use by selling the additional produce of agriculture. एग्रीकल्चरल वर्क जो है भारत में आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व शुरू हो चुका था. एंड दैट टुक प्लेस सिंस द टाइम ऑफ मोहनजोदारो एंड सरस्वती इन द सिविलाइजेशन. यानी कि ये मोहनजोदड़ो और सरस्वती इंदस सभ्यता के दौर से ही शुरू हो चुका था. लेकिन समय और परिस्थितियों के बदलाव के चलते हमारे देश में कृषि व्यवस्था भी बदलती जा रही है. ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ टाइम, ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ कंडीशंस, द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन कंटिन्यूसली चेंजिंग. लगातार बदलती जा रही है एग्रीकल्चर को करने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ बदलाव आते जा रहे हैं. कंडीशंस चेंज होने के चलते कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव करना पड़ा है. इस तरह से बदलाव आ रहा है. सो
देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट। इसीलिए फ़िलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कई स्वरूप हैं और these various forms can be divided into many categories। और इन्हीं विभिन्न स्वरूपों को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। आगे की स्लाइड्स में हम इन्हें अच्छे से जानेंगे। तो अब नया टॉपिक आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के व्यू पॉइंट से 3 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और 1 मार्क मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 मार्क जो है मैप क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। सो प्लीज़ पे अटेंशन। क्या है कि सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत के अंदर एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, यानी कि ऋतुओं के आधार पर, सीजन्स के आधार पर एग्रीकल्चर को डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला सीज़न जो आता है वो है खरीफ सीज़न, यानी खरीफ सीज़न में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है दैट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उसे कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सच क्रॉप्स विच आर सोन इन जून जुलाई, यानी कि खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स है, वो वे फसलें हैं जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर, और इनकी फसल की कटाई जो है, क्रॉप्स की कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। एग्जांपल्स क्या हैं इन क्रॉप्स के, राइस यानी चावल, मेज़ यानी मक्का, मिलेट बाजरा, ग्राउंड नट्स मूंगफली, मूंग उड़द, दीज आर द टाइप्स ऑफ लेंटिल्स, शुगर केन गन्ना, सोयाबीन एट्सेट्रा। ये कुछ क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं खरीफ की। दीज क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द रेनफॉल दैट आर रिसीव्ड बाय द मानसून्स। मानसून के द्वारा प्राप्त होने वाली रेनफॉल पर इन क्रॉप्स की निर्भरता होती है। लेकिन प्रेजेंट समय में इरिगेशन के नए नए रास्ते आ चुके हैं। बट एट प्रेजेंट सोविंग इज ऑल्सो डन थ्रू इरिगेशंस। इज दैट क्लियर? ये खरीफ क्रॉप्स के बारे में 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर बनता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डिफाइन खरीफ क्रॉप्स, एक्सप्लेन इट्स एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो ऊपर वाला एक पॉइंट आप लिख दोगे तो ये 1 मार्क्स का हो जाता है, सोविंग इन जून जुलाई, हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर नवंबर, और इसके एग्जाम्पल्स लिखने का 1 नंबर। 2 मार्क्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सेकेंड सीजन की रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स के बारे में चर्चा करते हैं। दीज आर सच क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, यानी कि वे फसलें जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। वंस अगेन आई रिपीट, दीज आर सच क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, और इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, मार्च अप्रैल में, यानी कि इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। अमंग दीज क्रॉप्स आर, इन फसलों में मुख्य फसलें हैं वीट गेहूँ, ग्राम यानी चना, बारले यानी जौ, ऑयल सीड्स यानी तिलहन जिसमें फ्लैक्सीड कहते हैं अलसी को, मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, क्यूमिन सीड यानी जीरा काफ़ी औषधीय गुणों से भरपूर है, इसे हम छाछ में भी यूज़ करते हैं। कोरिएंडर धनिया, अगेन इसमें भी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, आयुर्वेदिक गुण है। ओपियम, अफीम, सीलियम। अब ये सीलियम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं इसबगोल होती है ना जिससे मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती है, उसे कहा जाता है सीलियम। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये रबी की क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसे ग्रो किया जाता है, माफ़ कीजिए इसे सोन किया जाता है यानी बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये रबी क्रॉप्स का टॉपिक एंड होता है। अगेन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन रबी क्रॉप्स विथ एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम जायद क्रॉप्स के बारे में। जायद क्रॉप्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स
एंड फॉडर क्रॉप्स यानी कि जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए, कैटल के लिए चारा। तो फॉडर क्रॉप्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ये प्रिपेयर की जाती है जायद क्रॉप्स के अंडर में, जैसे कि वाटरमेलन है यानी कि तरबूज है, बॉटल गॉर्ड है यानी कि लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, हाँ वही बॉटल गॉर्ड यानी कि ककड़ी खाई जाती है ना गर्मियों के दौरान, सलाद बनाई जाती है ककड़ी। एंड कुकुम्बर यानी खीरा, अगेन ये भी गॉर्ड फैमिली से ही है, ककड़ी वाले परिवार से ही बिलोंग करती है कुकुम्बर भी, यानी कि ये इसकी सिस्टर मान लो आप। दीज आर द मेन क्रॉप्स। अभी देखो इन क्रॉप्स को फरवरी अप्रैल में सोन की जाती है और जून जुलाई में हार्वेस्ट कर ली जाती है। यहाँ पर डाउन नहीं होगा, यहाँ पर सोन होगा, स्पेलिंग एरर है। दीज आर सोन इन फरवरी अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन जून जुलाई, यानी कि फरवरी अप्रैल में इसे बोया जाता है, जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हम अब आगे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बारे में। क्रॉप्स के यूसेज को लेकर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के आधार पर क्रॉप्स किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले इसमें नंबर आता है फूड ग्रेन क्रॉप्स का। फूड ग्रेन्स क्रॉप्स क्या है? दिस क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्वरूप में खाने योग्य जो क्रॉप्स होती है वो फूड ग्रेन क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। और इसमें शामिल हैं राइस, वीट, मेज़ यानी मक्का, मिलेट यानी बाजरा, बारले यानी जौ एंड लेंटिल्स का अर्थ होता है दालें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस उन्हें कहते हैं लेंटिल्स। तो ये फूड ग्रेन क्रॉप्स है, इन्हें हम खाने में यूज़ में लेते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड। फिर आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स को इंडस्ट्रियल क्रॉप्स भी कहते हैं। कमर्शियल क्रॉप्स को इंडस्ट्रियल क्रॉप्स भी कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर यूज्ड एज कमर्शियल पर्पस, यानी कि इन्हें इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स के तौर पर भी यूज़ में लिया जाता है, कमर्शियल पर्पस के तौर पर लिया जाता है, यानी कि इन्हें प्रॉफिट बनाने के लिए, सेलिंग और परचेजिंग के लिए, इन्हें इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स के लिए भी बनाया जाता है, और इसीलिए इसे कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप्स। वंस अगेन इनके 3 नाम हैं, कमर्शियल क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब इसमें शामिल कौन कौन सी फसलें हैं? शुगर केन यानी गन्ना, कॉटन यानी कपास, जूट यानी पटसन, टोबैको यानी तंबाकू, ऑयल सीड्स यानी तिलहन, ये इनके मेजर क्रॉप्स हैं। तो ये कमर्शियल क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। इज़ दैट क्लियर? तो इनमें से अधिकतर क्रॉप्स जो है वो फूड के तौर पर नहीं खाई जाती है, जैसे कि कॉटन, जूट, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये कंप्लीट होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन कमर्शियल क्रॉप्स, डिफाइन कमर्शियल क्रॉप्स विथ सुटेबल एग्जांपल। आगे हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स की। अभी प्लांटेशन शब्द का क्या मतलब है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स ने इंडिगो के जो प्लांटेशंस थे उसमें फार्मर्स को काफ़ी टॉर्चर किया इंडिगो ग्रो करने के लिए। लाइकवाइज कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी। प्लांटेशंस क्या होते हैं कि बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते हैं जिसमें एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है, बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसको ग्रो की जाती है। सो ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। मतलब लगभग मान लो 50 बीघा फार्म लैंड पर या उससे ज़्यादा फार्म लैंड पर एक ही क्रॉप्स ग्रो की जाएगी, आइदर टोबैको या फिर क्या बोलते हैं इंडिगो, ऐसे कुछ एक क्रॉप्स ग्रो करी जाएंगी। ओके, सो दीज आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशंस, बड़े बागानों में इन्हें ग्रो किया जाता है और इन्हें नॉर्मली ड्रिंक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बीवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टी और कॉफ़ी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। बेवरेज के अलावा भी इसके कई यूसेज हैं। प्लांटेशंस में इंडस्ट्री के मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रबर है, सिंकोना है और हॉट स्पाइसेस भी हैं। तो इनमें काफ़ी प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इस वजह से इनको प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम गार्डन क्रॉप्स के। गार्डन क्रॉप्स क्या है? गार्डन क्रॉप्स वो है जो गार्डन में ग्रो की जाती है,
एज सिंपल एज दैट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड इन दिस। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल कर लिया जाता है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे मेजर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत के अंदर मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए नंबर लेते हैं मेजर फूड ग्रेन्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले आता है वीट। वीट के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें। बेसिकली इसके टेम्परेचर, इनकी डिटेल्स से पहले मैं आपको मैप में बता दूं मेजर क्रॉप्स एरियाज़ में। ये भारत का मैप है, ये हमारा सुंदर देश भारत है। इसमें आपको वीट ग्रोइंग एरियाज़ के लिए एग्जाम में पूछा जाए तो देखो, ये जो ग्रीन कलर का शेडेड जो रीजन है, ये इतना बड़ा रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। वैसे वीट बहुत ज़्यादा पॉपुलर डाइट में शामिल है। इस पूरे रीजन पर इसको ग्रो किया जाता है वीट को। फिर इसके बाद में कुछ शेडेड जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो हल्के हल्के शेड जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें भी वीट ग्रो की जाती है। फिर इसके अलावा जहाँ जहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है आगे, जैसे कि ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में, बहुत रेयर में वीट ग्रो की जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर गुजरात के अंदर भी देख सकते हो जवार, वीट। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर वीट ग्रो की जाती है। जैसे कि यहाँ पर है, ये शेडेड रीजन है इंडिया के मैप का, जहाँ पर वीट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। तो चलिए हम वापस से इसके डिटेल डिस्क्रिप्शंस पे बात करते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप इसमें से नॉर्मली दो पॉइंट्स के लिए आप इससे तैयार कर सकते हो। पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ वीट, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वीट, या फिर डिस्क्राइब वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। सो आप इसमें ऐसे बता सकते हो कि दिस इज़ अ मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। भारत का मुख्य रबी क्रॉप है, जो कि टेम्परेट रीजन्स में, भारत के टेम्परेट जोन्स में इसको ग्रो किया जाता है। टेम्परेट जोन्स यानी कि ऐसा जोन जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर नीड्स 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूँ उगाने के लिए 10 डिग्री तापमान से लेकर 25 डिग्री तापमान चाहिए होता है, यानी कि ये ठीक ठाक सर्दी से लेकर ज़्यादा सर्दी वाला क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। सर्दी के साथ साथ इसे रेनफॉल भी ज़रूरत पड़ती है। 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की इसको रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। देन सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए? लाइट मोल्ड, यानी कि हल्की दोमट मिट्टी, एंड क्लेई सॉइल इसे चाहिए होती है, दैट इज़ सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। इंडिया में कहाँ इसका इतना प्रोडक्शन होता है? इंडिया 70% प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि भारत का 70% गेहूं उत्पादन इन राज्यों में होता है। नाम इस प्रकार हैं: पंजाब में 21%, हरियाणा में 6.17%, उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है 32.68%। फिर इसके अलावा एमपी, राजस्थान और बिहार। मतलब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 70% का टोटल वीट प्रोडक्शन होता है। इंडिया में जितना होता है उसका 70% इन 6 राज्यों में होता है, इन 6 स्टेट्स में होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आइए नज़र डालते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर एट्सेट्रा। इन राजस्थान के इन इलाकों में ग्रो किया जाता है। इसके अलावा जयपुर और कोटा में भी वीट ग्रो की जाती है। इन कॉन्टेक्स्ट टू वीट प्रोडक्शन, इंडिया इज एट द 3rd रैंक आफ्टर यूएसए एंड चाइना। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत 3रे स्थान पर है। पहले पे यूएसए है, माफ़ कीजिए, पहले पे चीन है यानी चाइना है, और दूसरे पे यूएसए है। फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे यूएसए है। इसके बाद भारत का नंबर आता है 3rd रैंक। इज़ दैट क्लियर?
इसके बाद और एक चीज़ ये आ जाती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट की वजह से भारत में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट आया है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 9th में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। सो ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया और कंट्री जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनी है, यानी आत्मनिर्भर बना है भारत गेहूं के प्रोडक्शन के मामले में। आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।